जवाद फहाद ने मुझसे कल स्पेशली पूछा कि सर कल क्लास है कैंपस में। मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैं गया और कोई भी नहीं आया, आधा घंटा मैं वेट करता रहा। कोई मसला नहीं है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट नाउ, बिकॉज मेनली आपका ही ग्रुप आ रहा है। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आधा घंटा, आधा घंटा। हाँ, 10:10 पे मैं एंटर हुआ था और 10:32 पे 35 पे निकल गया था। सारे टीचर्स वो डबल विकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो मैंने कहा चले वो देखते हैं और निकल जाते हैं। चले लेट स्टार्ट नाउ। वी आर इन नवंबर और 23 हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं गेस्ट पेपर करवा के पूरी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर हम मार्च 24 का पेपर देखेंगे एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी इंशाल्लाह, बिकॉज तैयारी इतनी हो चुकी होगी। लेट मी जस्ट चेक, रिकॉर्डिंग इज गॉन या। तो हियर वी आर, ये मैंने पेपर निकाल के अभी रखा था। Sorry, क्या क्वेश्चन था, दोबारा बताएं। हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो तीनों पॉलिसीज, तीनों की लिमिटेशंस, तो वो काफी कुछ लिखना पड़ता है। इसलिए आप लोग मुझसे पूछते हो ना क्या आइडियल साइज है आंसर का, इस आंसर का तो 3 पेज भी लग सकती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कैसे आपने करना है। अमूमन इन क्वेश्चंस की मार्क्स स्कीम ऐसे होती है कि भाई अप टू 4 फॉर 1 पॉलिसी, उसका पूरा एनालिसिस, लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ, अप टू 4 फॉर अनदर, लेकिन एहतियातन तीनों कर देनी चाहिए ताकि एंड पे सही तरह आप इवैल्यूएशन हमेशा सप्लाई साइड की हक में एंड पे बोलना है ना, कि सारे एम्स उसी से हासिल होते हैं लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में डिमांड साइड पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज करे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए, लॉन्ग रन में सप्लाई साइड करके सारे एम्स हासिल करे, इसलिए मजबूरन तीनों करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, वरना है 2 पॉलिसीज का रिक्वायर्ड मार्क्स स्कीम के मुताबिक, लेकिन हमें तीनों करनी पड़ेंगी बिकॉज हमने बिल्ड तो सप्लाई साइड पे करना है, चाहे उसको इवैल्यूएशन में ले आओ, बेहतर है एनालिसिस में ही ले आओ। ठीक है, ऑल राइट। ये क्वेश्चन भी मैंने मॉक्स में बहुत सारे स्कूल्स में दिया था, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी फेमिलियर, लेकिन बहुत गड़बड़ें भी थी, तो अच्छी बात है एक बार ये क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मिकाइल एंड रुमेसा। रुमेसा, यू टेंड टू लीव द मीटिंग, कोई इंटरनेट का इशू है शायद आपका। जस्ट ट्राई एंड स्टे थ्रू आउट द क्लास, ओके। तो अब हम चलते हैं जी, ये सेक्शन ए है, नवंबर 23 वेरिएंट अपने वाला 22। जी, oil companies are facing uncertainty in 2020 as the COVID-19 pandemic causes a collapse in demand for their product. जारी बात है, गाड़ियां नहीं चल रही, लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो गाड़ियों के पेट्रोल की डिमांड भी कम। बट कार प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर प्रिडिक्टिंग द पेंडेमिक विल हेल्प एक्सेलरेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। Looking ahead, cuts in investment by oil companies as their revenues fall could reduce supply enough to cause a rise in oil prices. This makes electric cars more attractive just as car producers increase production. समझ आ गई बात? किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नीचे एक डेटा है जिसको हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ 1। Second paragraph, ji, however, the rise of electric car sales could slow within the next few years due to a worldwide shortage of the supply of lithium needed for car batteries. You might have noticed I became slow here कि इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत मेसअप किया था। सो ज़रा अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह करें तो यहाँ पे बहुत मेस्ड अप आंसर था इस क्वेश्चन पे। जब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। However, the rise of electric car sales could slow within the next few years due to the worldwide shortage of the supply of lithium needed for car batteries. Demand for lithium could triple by 2025 to 1 million tons per year and then double again to 2 million tons per year by 2030. क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ रही है तो जारी बात है उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है लिथियम, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। A typical lithium mine produces 30,000 tons per year, which means the market needs approximately 4 new mines per year to meet demand. However, it usually takes about 6 years to discover
develop and put a lithium mine into production. सारा माइक्रो की अभी तक बात हो रही है, डिमांड सप्लाई कुछ इलास्टिसिटी, कहीं पे भी मैक्रो का कुछ नहीं कहा उसने. Rising global sales of electric cars are impacting on world oil price produces. The boom years for oil industry are over as the economies start to deal with climate change. This will have significant implications for petrostates, countries whose economies are most almost totally reliant on oil and gas. Volatile यानी मुसलसल चेंज होती हुई volatile oil prices as illustrated in table 1.1 have already left many petrostates governments struggling. The governments of most Middle Eastern oil producing countries cannot maintain a balanced budget at the 2020 average oil price of around US $40. Years of unstable oil revenues have left these countries with significant levels of national debt. उनका बजट डेफिसिट हुए हैं, उधार बढ़ गए हैं. अब यहाँ पे वो दो कंट्रीज का कंपैरिजन दे रहे हैं. वेनेजुएला ऑफर्स अ कॉशनरी टेल, रेड फ्लैग वेनेजुएला दे रहा है. सीरियस मिसमैनेजमेंट हैज कॉज्ड its oil output in 2020 to drop to about 10% of its 2000 level. GDP has fallen by more than 75% in the past 5 years, and more than 5 million people have left the country. Solution is diversification. हल क्या है जी कि अब ये ऑयल और गैस की रिलायंस से ज़रा हटें, कोई और इंडस्ट्री पे अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बनाएं. Wealthy Middle East states such as Oman and Saudi Arabia are already investing in renewable energy and international tourism. Attempts at change by less wealthy petrostates such as Venezuela are hampered by a lack of capital at home and because they are often unable to attract international investors. As a result, they tend to focus on short term rather than long term economic growth. अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पहला मैक्रो कॉन्सेप्ट आया है. अब आखिरी बात जी. एक सेकंड जी. अहमद खान एंड शहीर. जी बच्चों, अब आखिरी कॉन्सेप्ट आपका मैक्रो का आया है. ये क्या, मैं इधर आ गया हूँ. या डाइवर्सिफिकेशन का आखिरी पैराग्राफ जी. अल्टीमेटली मेनी पेट्रो स्टेट्स आर लाइकली टू नीड आउटसाइड सपोर्ट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज. क्यों डाइवर्सिफाई कर देंगे अगर उनको बाहर के कंट्रीज सपोर्ट करें, डेवलप्ड कंट्रीज. इन एडिशन टू फाइनेंशियल एड, it is suggested that wealthy countries should also offer technical assistance such as training workers, help designing new tax systems, and support with adoption of renewable energy. सबने पढ़ लिया, सुन लिया, किसी को कोई मेजर कंफ्यूजन हो रही हो? अब जब क्वेश्चन आएंगे तो दोबारा एक बार देख लेंगे. लेट्स सी जी. यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, calculate the percentage change in the average real global price of oil between 2014 and 2020. I keep saying don't go year on year. 14 की प्राइस निकालिएगा, फिर 20 की निकालिएगा, और फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इनटू 100. अनस और वो बच्चे जिनको ये फॉरन कैलकुलेट कर लेते हो जरा खामोश रहिएगा. एक बार क्वेश्चन फिर सुन लें. यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एवरेज रियल ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल बिटवीन 14 एंड 20. तो टेबल 1 दिखा हुआ है. एवरेज ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल 14 में थी 93.2 बैरल पर यूएस डॉलर, और 20 में है 39.7 डॉलर पर बैरल गिरी है प्राइस. मुझे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके बताइए. टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. 10 सेकंड, 15 सेकंड दें. जी क्या बोला दोबारा? आप दोबारा जरा, आवाज जरा कम हुई थी. जवाब. कुछ गलत बोला है आपने, कुछ गलत बोला है आपने, मुझे लगता है. यस अनस, बताएं. यस, दैट साउंड्स मोर लाइक इट. जवाब, आपने क्या फॉर्मूला यूज किया?
न्यू वैल्यू क्या है मुझे बताओ। 39.7 माइनस 93.7, जो आंसर आए उसको ओल्ड वैल्यू पे डिवाइड करना है 93.2 से। आपने शायद न्यू वैल्यू से डिवाइड कर दिया। हम्म तो आपने क्या करना है जी? 39.7 माइनस 93.2 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, डिवाइडेड बाय 93.2 इंटू 100। अब आपने क्या लिखना है? -57.4%। या तो ये आपका आंसर होगा, तब 2 मार्क्स आएंगे। माइनस नहीं लिखा या ये नहीं लिखा कि डिक्रीज हुई है प्राइस, तब भी मार्क एक कट गया। परसेंटेज साइन नहीं दिया तो तब भी मार्क कट गया। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। किसी को परसेंटेज चेंज अभी भी कैलकुलेट करना ना आता हो, मुझे बता दे, मैं करके दिखा दूं। जैसे पीडी में करते हो, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। जी बेटे। ये शहीर बोलो। हिज वॉइस इज गॉन, पता नहीं शायद नेट का इशू है। तो 2 मार्क्स आपके आ गए। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द व्हाई द प्राइस ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट फेल इन 2020। रीजन आइडेंटिफाई करने का एक, जैसे ओ लेवल बिजनेस में नहीं होता था, ये वो क्वेश्चंस है। रीजन आइडेंटिफाई करने का एक और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का दूसरा मार्क। अब मैं आपको 2020 के डेटा की तरफ लेके चल रहा हूँ, आपने एग्जाम में खुद ढूंढना होगा ऑफ कोर्स। तो देयर वी गो। जी, चलें जी। एक्सप्लेन व्हाई द प्राइस ऑफ ऑयल ऑन द वर्ल्ड मार्केट फेल इन 2020। बिल्कुल शुरू शुरू में जवाब है, देखिए जी। ओ, ज्यादा ही ऊपर चला गया हूं। पहले पैराग्राफ में, टेक योर टाइम गाइस, 5-7 सेकंड देखो। क्यों ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, पहले आइडेंटिफाई। Explain why the price of oil on the world market fell in 2020. 2 marks. Identify one, explain second. फहद आप ही कर दो। देखो जरा पहले पैराग्राफ में कोई अच्छी रीजन है कोई ऐसी कि क्यों वर्ल्ड ऑयल प्राइस गिरी है? मेरा बेटा, अच्छा, आपने कहा कि लुकिंग अहेड है बेटे, वो लुकिंग अहेड है। लुक एट 2020 ओनली। ये फहद आपने टाइम लैप किया है, टाइम लैग किया है, गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। बताएं क्या कह रहे हैं। दोनों बच्चों ने गलत बताया है, अनस बताइए। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अनस, लेकिन एक ही मार्क है। दूसरा मार्क इकोनॉमिक थ्योरी से लो। हुआ क्या है, कोविड 19 की वजह से causes the collapse in demand for oil, ये लिखें। demand curve shifted to left causing surplus which reduced the price। फहद, जवाद, आप दोनों ने लुकिंग अहेड वाले पॉइंट्स लिए हैं जो 2020 में नहीं हुए, होने वाले हैं। आर यू फॉलोइंग हाउ यू मेस्ड अप द आंसर हियर बिकॉज ऑफ द डेट्स? 20 था, 20 पे रुके। जी जी बताएं। थोड़ा ऊंचा बोले, जवाद आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सॉरी, कम अगेन। कहाँ पे, कहाँ पे? यही तो बताया मैंने। तो रीजन कोविड 19 है, कट्स इन इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय ऑयल कंपनीज। उससे तो प्राइस ऑयल की बढ़ेगी ना फ्यूचर में। इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा पॉपुलर होंगी, उससे ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर में
पॉइंट तो वो था जो आपने मिस किया और अब बोला। कोविड 19 पेंडेमिक कॉज्ड अ collapse इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन 2020। उससे डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ वर्ल्ड वाइड ऑयल का, और उसकी वजह से सरप्लस क्रिएट हुआ। अनस, आप समझ गए हो कि आपने बस डिमांड कम कराने की बात नहीं की, सरप्लस की बात नहीं की। बेटे सब बच्चों को समझ आया कैसे ये आंसर गलत हुआ? कोई कंफ्यूजन? जवाद फहद, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? आई लाइक द इनिशिएटिव यू टुक, बट लुकिंग अहेड था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं करवा रहा हूं जी आपको क्वेश्चन। तो लेट्स से पहले वाला तो मोस्ट बच्चों को ठीक करना चाहिए। चलें, दोनों में कोई ना कोई गलती हो गई, एक मार्क दोनों में आया, ठीक है। जैसे अनस ने दूसरे में एक लिया, पहले में दो लिए, कुछ बच्चे एक एक ले लेंगे, कुछ दो दो, बट चलें, दो मार्क्स सबके हो गए। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, यहाँ पे मेस्ड अप आंसर्स थे। जब भी डायग्राम का वर्ड आता है, एएस का बच्चा पता नहीं क्यों पूरे क्लैप्स कर जाता है। बेटे डायग्राम्स आर वेरी इजी, दे हेल्प, इफ एनीथिंग दे हेल्प अस स्कोर मोर, क्योंकि उनके मार्क्स कट नहीं सकते। अब क्वेश्चन की जरा मार्क्स की असेस करते हैं कैसे। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो डायग्राम जरूरी है। एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाई प्रॉब्लम रेफर्ड टू, यानी आर्टिकल पे जाके देखो कौन सी सप्लाई प्रॉब्लम है, मे लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स का डायग्राम बनाना है in the future, and consider one policy that may be used to overcome the supply problem। दो मार्क्स डायग्राम के, एक मार्क्स डायग्राम को एक्सप्लेन करने का कि प्राइस इलेक्ट्रिक कार्स की क्यों बढ़ रही है, और फिर कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट की वो सप्लाई प्रॉब्लम दूर करने के लिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस बढ़ रही है। सबको क्वेश्चन समझ आ गया? अब जरा इस पे जाएं, डेटा पे। मैं आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम है सप्लाई की। उसने पूरे चैप्टर में सिर्फ सप्लाई का वर्ड एक ही दफा मेंशन किया है। However, the rise of electric car sales could slow within the next few years due to a worldwide shortage of supply of lithium needed for car batteries। क्या होगा अश्लीना, जब लिथियम शॉर्टेज है और वो कार बैटरीज के तौर पे गाड़ियों में लगता है, इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक कार का डायग्राम बना के आप क्या करोगे? So it's a momentous factors of raw materials, of course, in the supply curve will be shifted to the left, and शाबाश, yeah, and less car उससे batteries will be on। उससे सरप्लस शॉर्टेज क्रिएट होगी और प्राइस बढ़ेगी। Yeah. सो ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत अच्छा बताया था। तो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ इट। बेटे सिंपल इकोनॉमिक्स है, डेटा एक अलग चीज होता है, इकोनॉमिक्स भूलनी नहीं। जी मेरा बेटा, हाँ वो तो ऑटोमेटिकली होगी, एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर साफ हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक कार्स की आप मार्केट बना रहे हैं, नॉट लिथियम। सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। देखो मैं कितने आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ। नेवर रश दीज, डू नॉट वेस्ट टाइम इन, स्पेशली गर्ल्स विद द इरेजर्स एंड पेंसिल्स एंड ऑल द स्केल्स। में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाते हैं, 2 मार्क्स का ग्राफ है। अब मुझे बताएं, लिथियम जो कि रॉ मटेरियल है कार बैटरीज का, वो महंगा हुआ है। तो सिंपल मुझे बताओ किसका फैक्टर है ये, डिमांड का या सप्लाई का? सप्लाई का। सप्लाई कम होगी तो हम सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, S1 लेबल कर देंगे, इक्विलिब्रियम ऊपर, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी ट्रेडेड कम। तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? लिथियम विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स, its price rose because of shortage, which caused cost of production to rise for electric cars, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल है, which caused supply curve to shift to the left, raising the price from P to P1। क्वांटिटी मेंशन करनी है, करें, क्वेश्चन प्राइस पे था। सबको समझ आ गया? किसी को यहां प्रॉब्लम आ रही है? इतने मेस्ड अप आंसर्स थे, आई कैन नॉट इवन टेल यू फ्रॉम सच गुड किड्स एज वेल। ओके, अब हम चलते हैं वापस।
अब उसने पूछा है कोई एक मेथड बताएं, फहद आप बता दो, वन पॉलिसी दैट मे बी यूज टू ओवरकम दिस सप्लाई प्रॉब्लम। लिथियम की सप्लाई जो रुकी हुई है, उसने कहा था नई माइंस चाहिए, और कैसे करे गवर्नमेंट के सप्लाई बढ़ जाए लिथियम की। फहद आपकी आवाज कट गई है। आप बस अपनी पॉलिसी बताओ, मुझसे ना पूछो, एग्जाम्स आर टू क्लोज, बी कॉन्फिडेंट। Subsidies. Government can give subsidies to lithium producers, car producers nahi, lithium producers, so that they can set up new mines, mine more lithium, supply side problem खत्म होगी। और आप क्या कर सकते हैं जी? इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनस आप मार खाने वाले हो, इतने अच्छे आंसर देते हो और पेपर में आपने इसमें भी गड़बड़ की हुई थी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? अब स्मार्ट फ्री ट्रेड से भी, हाँ बिल्कुल, कोई भी अच्छी सप्लाई का फैक्टर पकड़ो, सप्लाई साइड पॉलिसी, वैसे माइक्रो का था, आप इसको सप्लाई साइड पॉलिसी। जी बेटे, सॉरी, किसका? नहीं, लिथियम बफर स्टॉक में कैसे पड़ा होगा? बफर स्टॉक में तो आलू गोभी पड़ी होती है मेरा बेटा। लिथियम माइन से निकलते हैं, बड़ा रेयर रॉ मटेरियल है। हम्म। स्टिक टू मेन वन, सब्सिडीज सब बच्चे याद कर लो, R&D। हाँ, वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, वो बफर स्टॉक में कहा गवर्नमेंट रखा होगा। गॉट इट नाउ जवाद, आई लाइक योर अप्रोच बट रॉन्ग। जी, सब बच्चों को समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन टफ है, और इसको बच्चों ने बहुत मिस हैंडल किया था। सम ऑफ माय टॉप स्टूडेंट्स गॉट 2, 3, और द वीक स्टूडेंट्स गॉट नथिंग रियली। सिर्फ एक ही बात लिखी और बाकी सब गलत था। एक्सप्लेन, पता नहीं अनएम्प्लॉयमेंट इतना आसान है, रिवाइज कर लो बच्चों। एक्सप्लेन वेदर अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पेट्रोस्टेट्स अवे फ्रॉम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें। जब पेट्रोस्टेट्स ऑयल एंड गैस से हटेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, तो जाहिर बात है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो कौन सी? स्ट्रक्चरल, थैंक यू। क्योंकि एक इंडस्ट्री की सिर्फ बात हो रही है, ऑयल एंड गैस, नो मैटर हाउ बिग इट इज। कुछ बच्चों ने कहा था सर साइक्लिकल, ये अगर वो करना भी है तो बोलो बिकॉज पेट्रो स्टेट्स आर सो रिलायंट ऑन ऑयल एंड गैस दैट मे बी इट विल अल्टीमेटली लीड टू साइक्लिकल। लेकिन मेनली एक इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयड होएगी, ऑयल एंड गैस। अब बेटे यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों को डिफाइन करना या इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय, कौन बताएगा? Fall in aggregate demand for goods and services, and structural is due to fall in supply of goods and services। ठीक है, ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। एक एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हो, लेकिन क्योंकि एक इंडस्ट्री है तो एग्रीगेट का वर्ड ना यूज करें। तो साइक्लिकल इज बिकॉज ऑफ डिमांड साइड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रक्चर इज ड्यू टू सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स। अब मुझे बताएं, वो कहते हैं इनमें से ज्यादा डैमेजिंग कौन सी है इन इकोनॉमीज के लिए? हमने दोनों के दो दो नुकसान बताने हैं जो दोनों के सेम है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल कॉज फॉल इन इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, वर्कर्स सेविंग विल फॉल, एंड इन द लॉन्ग रन दे विल बिकम डी-स्किल्ड। वही अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान। Structural unemployment will cause the need for retraining for them to go join a new emerging industry. Where overall countries aggregate demand will fall, government have to give more unemployment benefits, their tax revenue will fall, their budget will go into deficit। अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान दोनों के सेम है, दो दो डिवाइड कर दो। अनएम्प्लॉयमेंट के 3 लेवल्स पे मैंने नुकसान पढ़ाए थे आपको। इंडिविजुअल लेवल, जैसे ही जॉब्स छूटती हैं वर्कर्स की इनकम जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड जाता है, फिर सेविंग्स खत्म होना शुरू होती है, फिर उनकी स्किल्स गायब होना शुरू हो जाती हैं विद प्रैक्टिस ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, और फिर क्राइम रेट, सुसाइड्स वगैरह बढ़ती हैं। ये है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। फर्म्स को क्या प्रॉब्लम है? उनकी डिमांड गिरती है, प्रॉफिट्स में कमी होती है, राइट?
और गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, टैक्स रेवेन्यू कम आता है, स्पेंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे ज़्यादा करनी पड़ती है, पीपीसी की आप अंदर किसी पॉइंट पे खड़े होते हो, इनएफिशिएंट हो जाते हो, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। ये सारे नुकसान अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। सबको क्लियर हो गया? कोई दो दो डिवाइड कर दें। इन इकोनॉमीज के लिए ज़्यादा डैमेजिंग स्ट्रक्चरल है, बिकॉज दे वर वेरी हेविली रिलायंट ऑन ऑयल एंड गैस। तो पूरी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज होगा डाइवर्सिफिकेशन से, इसका नुकसान ज़्यादा होगा। एनी बच्चा, एनी कंफ्यूजन? जी। अनस, यहीं पे आप गड़बड़ करते हो। मुझे बताओ कहाँ उसने कहा है एंड विच ऑफ दिस गवर्नमेंट कैन सॉल्व? इतना कमेंट दे दो कि इसमें से स्ट्रक्चरल को सॉल्व करना इज रिलेटिवली easier but not for these countries। नहीं, ना जाओ उस साइड पे मेरा बेटा, समझ आ गया? स्टिक टू द क्वेश्चन आस्क, डोंट टेल देम व्हाट यू नो, टेल देम व्हाट दे वांट टू नो। ठीक हो गया? आखिरी क्वेश्चन आसान था और अक्सर बच्चों ने अच्छा किया। assess whether diversification is likely to be more successful। क्या बोल रहे हैं? Structural unemployment occurs when economy structure changes and demand for a whole industry's products fall due to change in, मैं याद ही कराता हूँ, advances in technology, change in fashion taste, या इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें होती है जब इंपोर्टेड गुड लोकल को रिप्लेस कर देती है। एज अ रिजल्ट पूरी पूरी रीजन अनएम्प्लॉयड होती है, इसको बोलते हैं रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल ऑन द अदर हैंड इज एग्रीगेट डिमांड गिरने से रिसेशन में वर्कर्स की डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिराइव डिमांड है, उनको भी निकाल दिया जाता है। समझ आ गया जवाब? एक बार फिर करा दूं ये क्वेश्चन? जी। Which type of unemployment is likely to be more damaging? Structural unemployment is likely to be more damaging because petrostates, as stated in the article, are heavily reliant on these exports of oil and gas. So, as a result, once they move from it, वक्ती तौर पे इनको ठीक ठाक mass unemployment face करनी पड़ेगी in these industries। पता नहीं हजारों लाखों लोग बेरोजगार होंगे, तो इनका वो बड़ा ही डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट जाएगा। समझ आ गया बच्चों? अब डाटा को यूज कीजिएगा। असेस वेदर डाइवर्सिफिकेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया एज दे रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन ऑयल प्रोडक्शन। जब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऑयल से हट रहे हैं, डिपेंडेंस अपनी कम कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा सक्सेस का चांस है? बात करते हैं वेनेजुएला की पहले, फिर सऊदीया की, फिर कौन लाइकली ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है। वेनेजुएला को ज़रा देखो इस पैराग्राफ में, पूरा आपको उसने 3 पॉइंट्स दे दिए। वेनेजुएला में ऑलरेडी ऑयल आउटपुट भी गिर रही थी, 10% रह गई थी 2000 के मुकाबले में, जीडीपी गिर रहा था, 75% गिर चुका था, 5 मिलियन लोग निकल चुके थे नीचे। उन्होंने कहा जी बजट बजट डेफिसिट था, ठीक है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा था उनकी तरफ। यही आपके लिए काफ़ी है। वेनेजुएला विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिल बी हैम्पर्ड बाय लैक ऑफ कैपिटल। ये देखो, international investors will not feel attracted towards them because of their already declining economy. They've been focusing too much on short term growth rather than economic growth for long term। इन्होंने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी, ऑयल पे ही डिपेंड करके बैठे रहे थे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है अब अपनी डिपेंडेंस चेंज करके एक नई इंडस्ट्री पे स्पेशलाइज करना। सऊदीया ऑन द अदर हैंड, कोई बच्चा मुझे बताओ उन्होंने क्या किया है? उन्होंने टूरिज्म और स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में गए हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म भी किया है। सऊदीया को देखो कितना मॉडर्न हो गया, कैसीनोज बन गए, डांस क्लब्स बन गए, बैड बट गुड फॉर देयर इकोनॉमी। और रिन्यूएबल एनर्जी भी उन्होंने करना शुरू कर दी है। उनके पास ऑलरेडी फाइनेंसेस भी थे एंड चांसेस आर कि वर्ल्ड वाइड उनको सपोर्ट भी ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो बाय द लुक्स ऑफ इट सऊदीया एंड ओमान might be
easier able to switch to other industries, and Venezuela might struggle, but will depend on how much technical, financial, and other support they get from other countries worldwide. समझ आ गया मेरे बच्चों, ये आपका पूरा कंक्लूजन समेत हो गया. I don't know why kids found it very difficult, but I think it was an easy section A. Let's do just one question and call it off. Elasticity is my favorite. आराम से समझिएगा. पीडी, वाईडी, एक्सईडी, पीईएस क्वेश्चन आए कि आए, आप लोगों को इंशाल्लाह इसको मिस नहीं करना. विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. लिखा होता है फॉर्मूला, बच्चे फिर फॉर्मूला मिस कर देते हैं या इतना गलत लिख देते हैं कि सारा आंसर गलत हो जाता है, एक मार्क लूज हो जाता है. मतलब with the help of a formula, what is meant by the term price elasticity of demand for a product, simple knowledge के उसने बता दिए. फिर and consider the extent to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on total expenditure on their product. एक्सपेंडिचर इज द सेम एज रेवेन्यू. इसकी बेस पे बच्चों ने बहुत गलत आंसर किए थे, एक्सपेंडिचर को कुछ और समझ लिया था. कंज्यूमर जो स्पेंड करता है वही फर्म्स का रेवेन्यू होता है. सिंपली वो कह रहा है किस हद तक पीडी यूजफुल है, रेवेन्यू के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा जब वो प्राइस चेंज करेंगे. उसने रेवेन्यू बढ़ाने का सिर्फ मशवरा नहीं मांगा. आर यू फॉलोइंग? लेट मी डू इट प्रॉपरली. चाहे दूसरा क्वेश्चन हम कल करें, इलास्टिसिटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. लेट्स गो टू अ डॉक्यूमेंट एंड लेट्स डू इट प्रॉपरली. अब बच्चों एक बार देख लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में दोबारा करवाऊंगा इलास्टिसिटी. सबसे पहले नॉलेज के कितने मार्क्स हैं सबको पता होने चाहिए. 3. नो 2 नो 4, पुरानी मार्क्स स्कीम्स भूल जाओ. 3. क्या करोगे? डिफाइन पीडी, फॉर्मूला ऑफ पीडी, आई होप सबको आता है. और फिर मीनिंग ऑफ इलास्टिक या इन इलास्टिक, कोई एक बता दे. शाबाश. पीडी क्या है जी? अब एक बार मुझे सुन लें. बच्चे उल्टा पुल्टा सा इसकी डेफिनेशन करते हैं. पीडी मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, पहले बोलना है, टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. पीडी measures the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product itself. PD measures the degree of responsiveness of a product quantity demanded to a change in price itself. मैंने हदीस पे अमल किया कि 3 बार समझाओ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट वॉजंट अ ग्लिच इन द सिस्टम. सबको समझ आ गया है. अब मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड बच्चा ये डेफिनेशन बताओ. अभी 3 बार बताइए बेटे, क्या मेजर कर रहा है पीडी? आए मेरा बेटा, थोड़ा सा देखो, फिर वही बात कर रहे हो ना. मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. समझ रहे हो मेरी बात? नहीं नहीं नहीं, मैं डेफिनेशन जो 3 बार बोली है वो पूछ रहा था. दोबारा बोले जवाब. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? क्या मिस कर रहे हो? बीच में क्वांटिटी डिमांडेड खा गए हो मेरा बेटा. रिलैक्स. 3 बार इसलिए बोला. अच्छा, दोबारा दोबारा बोलें. शाबाश. फिर मिस किया आपने, फिर मिस किया, फिर मिस किया. मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट बेटे? यही गलतियां अब. हाँ यही. इट मेजर्स द responsiveness of quantity demanded to a change in price. Yes, to a change लिखना है. To a change in price of the product itself लिखना है, ताकि उसको कोई शक ना हो कि आप एक्सीडी डिफाइन कर रहे हो. नहीं बेटे, एग्जाम में भी ये बच्चे ऐसे ही कर, अब मैं आपका नहीं कह रहा, बच्चे ऐसे ही करते हैं. जो डेफिनेशन गलत बोलते हैं वो गलत लिखते हैं. मेजर्स, पीडी measures the responsiveness, the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product itself. प्लीज याद कर लें. वाईडी में इनकम आ जाएगा,
पीईएस में क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा, एक्सईडी में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए आ जाएगा। क्या मसला है यार, चार डेफिनेशन है। फॉर्मूला आप लोग बहुत गलत तरीके से लिखते हो, पूरी इंग्लिश में लिखो। पीडी मैंने पहले कहा था, लेकिन आप लोग उसका बिल्कुल ही एक शॉर्ट कट बना लेते हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूडी बेशक लिख दो, डिवाइडेड बाय का साइन नीचे डालें, पूरी लाइन लगाएं। मेरे पास वो लाइन नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, मैं कॉपी कर लेता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमेशा क्वांटिटी ऊपर आएगी मेरे बच्चों, प्राइस इनकम वगैरह नीचे आएंगी। सो एनी रीजन for messing up these formulas and definition is beyond me, because I've done it now hundreds, maybe thousands of times in all classes. तो मेरे बच्चों अब इसको फिट करें अपने कॉन्सेप्ट्स को। कितना एक मुश्किल है, इसको जरा सही करें बस। जी ठीक हो गया सर। इस टाइम पे आने का फायदा नहीं है स्लेयर जी, टाइम पे आया करें। सो पीडी की डेफिनेशन, नॉट माई फॉल्ट, आप 9 बजे तक सो रहे हैं, ये कोई टाइम है। मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। फॉर्मूला पूरा लिखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए एक ही बार पेपर देना है, ए ग्रेड लेने के लिए सब सही करना पड़ेगा। अब मुझे इलास्टिक का मीनिंग बताएं। डिमांड विल बी इलास्टिक। जी बोलें बोलें। यस, when a smaller proportionate या percentage change in price causes a greater proportionate, मैं दोबारा टाइप कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि अभी मैंने लिकास के पेपर्स भी चेक किए हैं, यही गलतियां। When a big change in price causes a small change in demand. यार come on, big and small is not good enough. Bigger proportionate change in price causes a smaller proportionate change in quantity demanded, तब inelastic है। proportion percentage नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? सॉरी, क्या चीज? नहीं, नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक। आप फॉलो कर रहे हो? डेफिनेशन में तो प्राइस कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो ना। जब रेवेन्यू बढ़ाने की बात है तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात करो, ये बात याद रखिएगा। यहां पे आपने डेफिनेशन देनी है होलिस्टिक किस्म की। तो इसको बेटे आज देखो एक बार, मैं 10 सेकंड चुप हूं, इन तीनों चीजों को देख के रट लो भाई। कितनी बार एक ही बार करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट को इतना टफ नहीं है ये, बस थोड़े वर्डिंग में गड़बड़ कर लेते हैं आप लोग। ये हो गई जी नॉलेज के। अब एनालिसिस किस हद तक एंटरप्रेन्योर्स को, यस यस यस, यस बेटे। मार्क स्कीम कहती है इलास्टिक और इन इलास्टिक, को ये एक बता दो, आप लोग दोनों बता दें। अगर आपको लगता है किसी एक में गलती होने का चांस है, दोनों बता दें, इतना टाइम होता है, ठीक है? अब एनालिसिस के 3 मार्क्स के लिए हम जा रहे हैं, सॉरी 3 मार्क्स के लिए। और उसको कैसे हासिल करेंगे? ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द एक्सटेंट इज इवैल्यूएशन to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price change on total expenditure. अब हम पहले नॉर्मल कहानी शुरू करते हैं। इसमें भी परसेंटेज प्रोपोर्शनेट का यूज और कैसे करना है जरा समझ लो। इफ डिमांड इज, क्योंकि उसने कहा ना चेंज का वर्ड है, उसने ये नहीं कहा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाए या एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाए। इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड प्रोड्यूसर reduces price, अब जरा इसको समझो। अ स्मॉलर, मैं परसेंटेज का साइन दे रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। अ स्मॉलर परसेंटेज, यहां फॉल लिखना है अब्दुल्ला। फॉल इन प्राइस विल लीड टू अ ग्रेटर, अब्दुल्ला क्या लिखूं? ग्रेटर परसेंटेज, ये चीज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर का वर्ड बोला था तो रेवेन्यू ना लिखिएगा। एक्सपेंडिचर विल राइज।
अब अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो साथ क्या ऐड करो, दिस इज बिकॉज revenue gained from selling more units is greater than revenue lost from selling at lower price. कुछ समझ आया? हर तरह से उसको मौका ही ना दो मार्क काटने का। अब मेरे बच्चों, इसको जरा पढ़ो आराम से ताकि आज हम पीडी को एक ठिकाने लगाएं। ये प्रोड्यूसर का यूजेज भी है। जी ललित जी। नहीं, आपने पूरा लिखना है। परसेंटेज का साइन मैं डालता हूं, इकोनॉमिक्स में एब्रीविएशन नहीं है, याद रखिएगा। पीडी लिखें, क्यूडी लिखें, नॉट परसेंटेज, ठीक है? बच्चे डेल्टा भी डाल देते हैं, नहीं बच्चे, वो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा। हाँ, डोंट डू दैट, चेंज लिखे पूरा। अब मेरे या फॉर्मूला में आप लिख सकते हो, बट बच्चे मैसअप कर देते हैं, बीच में इन नहीं लिखते, ऑफ नहीं लिखते। सो मेक श्योर यू राइट इट फुल इंग्लिश। कितना एक टाइम लग रहा है? 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब बच्चे इसी को इन इलास्टिक में हमने कन्वर्ट करना है। लाइबा फातिमा, आप कोशिश करो। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, अच्छा सॉरी, यहां पे मैं बात कर लूं। हाउएवर, ये चेंज का वर्ड था, यहां पे इतना ही लिखना काफी है। इफ ही रेजेस प्राइस, एक्सपेंडिचर विल फॉल। यस, ये तो बता रहा हूं, रेवेन्यू गिर जाएगा। इफ ही रेजेस प्राइस, एक्सपेंडिचर विल फॉल, क्योंकि चेंज का वर्ड है ना, हमने दोनों एंगल्स करने हैं। अब मेरे बेटे लाइबा फातिमा, मुझे बताओ, अगर उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस चेंज के इफेक्ट्स बताओ तसल्ली से, जैसे मैंने बताया। लाइबा, यू देयर? ओके। लाइबा फ्रॉम बीसीपी, जी बताएं, अगर डिमांड इन इलास्टिक है, यही कहानी दोहराएं। शाबाश। हम्म, क्यों, यही बताना है। चले, परसेंटेज एंड पे आपने बोल दिया, कुछ बचत है, क्यों नहीं बोलते पूरा? अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू अ स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंडिचर विल राइज। कितना मुश्किल है इस बात को करना, आप समझ रहे हैं? देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद सीआई एग्जामिनर्स, वो कहते हैं नहीं हम देते इस पे मार्क। तो व्हाई शुड वी बी जिद्दी ऑन दैट? लाइबा, मुझे बताओ, अगर इन इलास्टिक डिमांड थी, उसने प्राइस कम की, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू क्यों गिरेगा? पूरा परसेंटेज प्रोपोर्शनेट बता के। इफ डिमांड वाज इनइलास्टिक एंड ही रिड्यूसेस प्राइस, रेवेन्यू गिरेगा, क्यों गिरेगा ये बताएं। सी, यहाँ पे ग्लिच आता है, मैंने बहुत दफा करवाया लेकिन ग्लिच आ रहे हैं। आप बोले शरीना। एक मिनट बेटे, शरीना बता रही हैं, बताओ। If the price is inelastic and obviously price is never inelastic, demand. So if the demand is inelastic and we've reduced the price, right? So because it brings about a smaller change in the quantity demanded, the same mistake, that we're same getting, mistake. I'm not done yet. Okay, okay, sure. Go ahead. ठहर जाए बेटे, ठहर जाए जी, यशलीना। It will not the more sales that would be made because of the demand increasing by a slight amount will not cover the cost. Will not cover the. No, no, no. Stick to the economic terms. If demand is, आप में से कोई बच्चा बताए ताकि यशलीना भी सुन लें। The definition. No, I'm saying that's what the definition is. I thought that's not what. वो बाद में बोलना है, एडिशन। पहले ये बात करें, if demand is inelastic and it reduces price,
A greater percentage fall in price will cause a smaller percentage But increase in we've already quantity written demanded. that. अब आगे मैं दोबारा सुनना चाह रहा था बच्चों से, Oh, इसलिए कह रहा हूँ बार बार ये गलतियां हो रही हैं इवन इन योर I knew पेपर्स. that that's what you wanted. तसल्ली से बेटे परसेंटेज प्रोपोर्शनेट ना भूलिएगा और तसल्ली से कीजिएगा. मैं एक बार फिर करवाऊं या नहीं? That's it. Though. अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम सेफ साइड लें. आप बोलें इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक. ये क्या होता है? इक्वल टू वन. इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक ही शुड नॉट चेंज प्राइस. क्यों? बिकॉज द चेंज इन प्राइस, हाँ, change in price will be by the same percentage as the change in quantity demanded. Revenue will not change. ताकि जस्ट इन केस आप यहां से ही स्कोर ले लो. बच्चे एक बार फिर सुन लें, लिखा हुआ पढ़ लें. इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड प्रोड्यूसर रिड्यूसेस प्राइस, a smaller percentage fall in price will cause a greater percentage increase in quantity demanded, expenditure will rise. Good students, अगली बात कीजिएगा. This is because revenue gained from selling more units is greater than revenue lost from selling at lower price. ये आप बोल रहे थे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पहले वो बात करनी थी. ठीक है? I thought we'd already said that. नहीं. However, if he raises price, expenditure will fall. Vice versa का स्कोर नहीं है, तो बस इस तरह कर दो. It's not. See, when we analyze demand elastic, we obviously we would put the ठीक है, अगर आपके inelastic माइंड में था तो नो वरीज. लाइबा, स्पीक टू मी अगेन. आप जरा पूरा दोबारा बताओ. अगर डिमांड इज इनइलास्टिक और प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाता है, उसका रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? तसल्ली से मेरा बेटा, ताकि आज हम इस मसले को हल करें. आप, हाँ, लिसनिंग. अगर डिमांड इनइलास्टिक है और प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाता है, उसका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू क्यों बढ़ता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और फर्म का रेवेन्यू क्यों बढ़ता है? यस, और वो प्राइस बढ़ाए, रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? वेट करें, लाइबा को ट्राई करने दें. लाइबा, अ ग्रेटर percentage increase in price will lead to, ओ ओ इंक्रीज कैसे होगा बेटे? प्राइस बढ़ रही है, इन इलास्टिक भी हो तो स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. एक बार बच्चों ये ग्राफ देख लो, मुझे फिक्र हो रही है कि क्यों ये सेम मिस्टेक हर दफा हो रही है. या मैं गलत बता रहा हूँ या आप लोग गलत समझ रहे हो. ये देखो, डिमांड बढ़ती नहीं है, ये इन इलास्टिक है. हमने प्राइस 5 पे थे और हम 100 यूनिट्स बेच रहे थे. हमने डबल की है 10 पे और सेल्स सिर्फ 80 पे आई हैं, तो रेवेन्यू 500 की जगह कितना हो गया? 800. रेवेन्यू बढ़ा है ना बेटे, लेकिन सेल्स तो गिरी हैं. क्यों रेवेन्यू बढ़ा है? प्राइस परसेंटेज वाइज ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है और क्वांटिटी परसेंटेज वाइज थोड़ी गिरी है. राइब, आप समझ आ रहे हैं? एक बार बोलेंगी? आई नो आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, लेकिन इट माइट हेल्प यू इन द एग्जाम. If demand was inelastic and producer raised price, his revenue will rise because नहीं, चेंज नहीं बोलना मेरे बच्चे, कितनी बार एक बात करूं. हाँ, ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू, लाइबा, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज वाई रेवेन्यू विल राइज. अब समझ आ गया? हमने प्राइस यहाँ 100% बढ़ाई थी, सेल सिर्फ 20% गिरी है, रेवेन्यू बढ़ गया. डिमांड बढ़ती नहीं है प्राइस बढ़ाने से, इनइलास्टिक. सॉरी सॉरी.
While you're talking about revenue, use the word fall and increase. While you're defining elastic and elastic, use the word change. ठीक है, back to the question, खत्म करते हैं क्लास. Consider the extent to which it allows the interpreter to determine किस हद तक पीडी सक्सेसफुल है. हिस्टोरिक डेटा पे बेस्ड है, इनएक्यूरेट है, सिट्रस पैरिबस assumptions पे बेस्ड है. So it's not a very reliable measure. प्रोड्यूसर 100% इसकी बेस पे एक्सपेंडिचर का हिसाब नहीं लगा सकता. इट डज हेल्प बट इट्स नॉट फुली एक्यूरेट. समझ आ गया बच्चों? वही कहानी बार बार. सैंपल कैलकुलेशन इनएक्यूरेट. यस यस यस, वेरी राइट. अब सबको समझ आ गया? जी बेटे.